नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम फिट चुस्त दुरुस्त होंगे। तो भाई फाइनली आज से आरंभ होने जा रहा है हमारा 75 दिन का चैलेंज। अगर आप एसएससी एमटीएस 2025, एसएससी सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मजिस्ट्रेट या फिर ड्राइवर या फिर वायरलेस ऑपरेटर या फिर एसएससी कांस्टेबल जीडी 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो भाई ये स्पेशल 75 दिन का चैलेंज आपके लिए ही है, जिसमें हम लगातार 75 दिनों तक इंपोर्टेंट जीके जीएस के सभी क्वेश्चंस को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और ये जीके जीएस के वो सभी क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस 10 साल में एसएससी एमटीएस सीएचएसएल दिल्ली पुलिस और जीडी एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। केवल हम पढ़ेंगे नहीं, रटेंगे नहीं, एक एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। क्लियर है। आज की क्लास का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। बाइलिंगुअल हमारी क्लास रहेगी, डेली 9 बजे लाइव क्लास आपको मिला करेगी। क्लियर है। इतने सारे लोग देख रहे हैं, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्लियर है दोस्तों, मजा आ जाएगा। रोज इस क्लास को हम 75 दिन तक चलाने वाले हैं। 75 दिन के अंदर पूरे जीएस को उखाड़ के फेंक देना है ताकि आप इन चारों पांचों एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आ सको। तो चलिए, अगर आप चैनल के ऊपर नए हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आज के चैलेंज का डे फर्स्ट हमारा शुरू होने जा रहा है। ठीक है। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई पहली जो क्लास आएगी वो 3 जून को आएगी, तो भाई प्रॉमिस के साथ डटा हुआ हूं। तो चलिए, आज की क्लास का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। पर्सन फर्स्ट, एशियाई खेलों के 1982 संस्करण की मेजबानी किस देश ने की। यह क्वेश्चन कम से भी कम पिछले 10 सालों में 50 बार ना पूछ लिया गया हो डिफरेंट एग्जाम्स में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एशियाई खेल से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और स्पेशली जो आपका फर्स्ट एडिशन था ना एशियाई गेमों का, जब इसकी स्थापना हुई थी, और साथ ही 1982 तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पता है क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसका जो फर्स्ट एडिशन था ये भी दोस्तों इंडिया ने होस्ट कराया था, और 1982 का जो एडिशन था ये भी दोस्तों इंडिया ने ही होस्ट कराया था। खास बात यह है, 1982 वाला जो एडिशन था ये नोवा एडिशन था। समझ गए? तो पहला एडिशन जो इसका कंडक्ट कराया गया था ये 1951 में हुआ था। वैसे तो इसकी स्थापना 1950 में हो गई थी, और इसका पहला एडिशन भी, पहला संस्करण भी 1950 में होस्ट कराना था, आयोजित कराना था भारत में ही। लेकिन तैयारियों की कमी की वजह से 1950 की जगह 1951 में कहां पर, भारत के दिल्ली में इसकी मेजबानी कराई गई। ठीक है। उसके बाद नोवा एडिशन सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि पिछले 8 एडिशन के मुकाबले नोवा एडिशन सबसे बड़ा था। नोवे एडिशन में लगभग 3411 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था 21 अलग अलग खेलों में। तो ये सबसे बड़ा था उस टाइम पर इतिहास का नोवा एडिशन। ये भी भारत के दिल्ली में ही होस्ट कराया गया था, इसलिए ये दोनों एडिशन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर हम 1982 की एग्जैक्ट डेट के बारे में बात करें तो भाई 19 नवंबर 1982 को दिल्ली के अंदर एशियाई खेलों की मेजबानी कराई गई थी। क्लियर है। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एशियाई खेलों के 1982 संस्करण की मेजबानी किस देश ने की। तो सिंपल सा आंसर है, भारत के दिल्ली ने इसकी मेजबानी करी। अब तक, ठीक है, अब तक देखिए लगभग 20 एडिशन इसके हो चुके हैं। भारत इसको 2 बार होस्ट करा चुका है, और ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2023 एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला जो इवेंट होगा वो 20वां एडिशन होगा, सितंबर 19 से 2026 से लेकर 4 अक्टूबर 2026 तक होने वाला है। हर 4 साल के अंतराल में इन गेम को, इस इवेंट को कंडक्ट कराया जाता है। पहला एडिशन 1952 में हुआ था। क्लियर है। न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? कुवैत सिटी के अंदर है। अगर एशियन गेम का हेडक्वार्टर पूछ ले तो भाई कुवैत सिटी के अंदर हेडक्वार्टर है। लास्ट जो इसका एडिशन था वो 2022 में हुआ था, लेकिन कोरोना की वजह से डिले हो गया था। 2023 में इसको कंडक्ट कराया गया था, और हुंजाहू चाइना में इसकी मेजबानी हुई थी। इसको जो कंट्रोल करता है वो एशियन गेम फेडरेशन कंट्रोल करता है। और 2030, 26 तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। 26 नेक्स्ट एडिशन जो होगा वो आपका जापान में होगा। कहां पर होगा? जापान में होने वाला है। उसके बाद जो 21वां एडिशन होगा 2030 में, ये आपका दोहा यानी कि कतार, कहां पर है? दोहा, कतार के अंदर इसका कंडक्ट कराया जाएगा, मेजबानी करेगा। तो मैंने आपको आने वाले 2 सालों का भी बता दिया है कि कब और कौन सा देश इसकी मेजबानी कराएगा। समझ गए दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये एशियन गेम।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्योहार है और गेलो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, इन चारों में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश के कृषि त्योहार है? अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है गेलो, जिसके द्वारा इस त्योहार को मनाया जाता है। चार ऑप्शन है। अब मैं आपको एक हिंट देता हूं, इन चारों ऑप्शन में से दो ऐसे ऑप्शन हैं, यानी कि दो ऐसे त्योहार हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश के त्योहार है, लेकिन यहां पर एक चीज हाईलाइट की गई, गेलो जनजातियों द्वारा उनमें से कौन सा त्योहार मनाया जाता है। अब देखिए, लोसर त्योहार भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है और मोपिन त्योहार भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। यहां पर पूछा गया उन कौन सा कृषि त्योहार है और गेलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो भाई गेलो जनजाति द्वारा जो मनाया जाता है वो तो मोपिन त्योहार है। मोपिन त्योहार एक फसल त्योहार है, कृषि त्योहार है, यानी कि जब फसल अच्छी होती है ना अरुणाचल प्रदेश के अंदर, पैदावार अच्छी होती है, तो उसकी खुशी मनाने के लिए इस त्योहार को गेलो जनजाति बहुत ही धूमधाम से मनाती है। समझ गए? लोसार त्योहार जो है ये मोनपा ट्राइब, एक ट्राइब है, एक जनजाति है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, मोनपा ट्राइब, ये इस त्योहार को मनाती है और ये एक बुद्ध फेस्टिवल है, एक बुद्धा त्योहार है। याद रहेगा, लोसार एक बुद्धा त्योहार है जो कि मोनपा ट्राइब द्वारा मनाया जाता है और मोपिन एक कृषि त्योहार है जो कि गेलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। समझ गए? अब यहाँ पर एक कर्म लिखा हुआ है, कर्म एक त्योहार है जो कि नागालैंड द्वारा मनाया जाता है। उगादि है ऑप्शन में, उगादि भी एक त्योहार है जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और साथ ही तेलुगु द्वारा मनाया जाता है। उगादि त्योहार इन तीनों राज्यों के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। समझ गए? अगला सवाल है प्रश्न 3, अगस्त 2022 में, यह सवाल दिल्ली पुलिस 2023 के पेपर में पूछा गया। अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाली स्थान है में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया, यानी कि कौन से शहर में, इन चारों में से कौन से बड़े शहर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया था अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने? सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोहाली। देखिए दोस्तों, पंजाब के मोहाली शहर में अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया था, होमी भाभा कैंसर का। ठीक है, तो उस टाइम का ये तो अपने आप में करंट अफेयर था, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई होमी भाभा कैंसर अस्पताल कहां पर है? मोहाली के अंदर है। अगला सवाल है CHSL 2020 में पूछा गया है, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? एक नाम है, एक खिलाड़ी है मैग्नस कार्लसन, और ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। किसी भी प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि भाई ये खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है। समझ गए? तो भाई मैग्नस कार्लसन जो है ये एक शतरंज खिलाड़ी है। ठीक है, और इसने 2013 में विश्व चैंपियनशिप जीती थी। ठीक है, शतरंज की विश्व चैंपियनशिप जीती थी। उस टाइम पर इसकी उम्र जो थी वो मात्र 22 साल थी और दूसरा सबसे कम उम्र वाला विश्व चैंपियन बना था उस टाइम पर। ये क्लियर है? इसका जन्म 30 नवंबर 1990 में हुआ था। नॉर्वे का एक फॉर्मर चेस ग्रैंड मास्टर है, यानी कि नॉर्वेजियन खिलाड़ी है ये शतरंज का, हाल ही में जिसको एक चैंपियनशिप में भारत का जो ग्रैंड मास्टर है गुकेश डी, उसने हराया है। क्लियर है? जो इंडियन ग्रैंड मास्टर है गुकेश डी, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में, जिसकी रील भी बहुत ज्यादा चल रही है, तमिलनाडु के हैं, जिनका जन्म 29 मई 2006 में हुआ था। ठीक है, अब शतरंज से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है FIDE को लेकर, FIDE ये क्या होता है, या फिर इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, या फिर इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर क्या था। ठीक है, या फिर FIDE जो एक टूर्नामेंट है, एक चैंपियनशिप है, ये किस खेल से संबंधित है? FIDE जो चैंपियनशिप है ये शतरंज की एक बहुत बड़ी विश्व प्रसिद्ध चैंपियनशिप है। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या फिर वर्ल्ड चेस फेडरेशन, जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका ल्यूजेन स्विट्जरलैंड के अंदर है। याद रहेगा? तो ये मैग्नस कार्लसन से रिलेटेड तो मैंने आपका डाउट क्लियर किया ही, इससे रिलेटेड 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, खजुराहो में मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? खजुराहो, आप सभी को पता है खजुराहो में मंदिर हैं बहुत सारे जो कि स्पेशली जैन धर्म से रिलेटेड है, साथ ही आपके हिंदू धर्म से रिलेटेड है। खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर है, पहले तो बहुत सारे मंदिर थे, अब तो केवल 20
मंदिर ही वहां पर बचे हैं। तो चलिए, जितने भी बचे हैं फिर भी बहुत है। तो खजुराहो में जो मंदिर है वो किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? तो चार ऑप्शन आपके सामने है। तो सबसे पहले तो खजुराहो कहां पर स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर है। अगर हम बात करें छतरपुर जो जिला है, जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसके अंदर ये स्थित है और छतरपुर शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर खजुराहो पड़ता है। ठीक है, तो इन चारों राजवंशों में से वैसे तो मौर्य साम्राज्य ने भी अखंड भारत की स्थापना करी थी, लेकिन अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो चंदेल राजवंश जो था वो एक बुंदेलखंड, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, क्या? बुंदेलखंड, इन्होंने यहां पर अपना शासन किया था। तो चंदेल राजवंश ने ही खजुराहो में मंदिरों की स्थापना करी थी। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कब से कब तक? 950 से लेकर 1050 का एक ऐसा टाइम है जब आर्कियोलॉजिकल, यानी कि जब इन्होंने आर्किटेक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया था। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि खजुराहो में मंदिरों की स्थापना चंदेल वंश के किस शासक ने करवाई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा धंग। राजा धंग ने 999 ईस्वी के आसपास इन मंदिरों की स्थापना करवाई थी। क्लियर है? हिंदू और जैन के यहाँ पर मंदिर है, फिलहाल 20 मंदिर ही बचे हुए हैं। लोकेशन क्या है? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित है। चंदेल राजवंश का फाउंडर कौन था? चंदेल का फाउंडर कौन था ये देख लीजिए, नन्नूक एक राजा था जो कि चंदेल राजवंश का फाउंडर था। खजुराहो कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। हो गई सारी चीजें क्लियर? नोट करिए फटाफट। अगला सवाल है दोस्तों, द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय एथलीट की आत्मकथा है। 4 एथलीट है प्रसिद्ध भारत एथलीट पूछा गया। देखिए, सबसे पहली बात, द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय एथलीट की आत्मकथा। अब ये 4 जो है ये सारे के सारे एथलीट नहीं है। एथलीट इनमें से एक ही है, वो है मिल्खा सिंह, और यहां पर हिंट दे दिया गया एथलीट। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप इसका आंसर यहां से लगा सकते हैं। क्लियर है? एथलीट इन 4 ऑप्शन में से केवल एक ही है, मिल्खा सिंह जी है, जो कि जिनकी आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ। समझ गए? इनका जन्म जो हुआ था 20 नवंबर 1929 को हुआ था। 18 जून 2021 में इनका निधन हो गया था। और 1958 में 1958 और 1962 में इन्होंने एशियन गेम में 400 मीटर की प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था। और ये इकलौते उस टाइम के ऐसे एथलीट थे जिन्होंने एक साथ एशियन गेम में और साथ ही कॉमनवेल्थ में भारत को मेडल्स दिलाए थे। समझ गए? अब युवराज सिंह यहां पर ऑप्शन में है। इनकी जो आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ एक आत्मकथा है। सानिया मिर्जा की जो आत्मकथा है एस अगेंस्ट ओड्स। कपिल देव की आत्मकथा है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, याद रहेगा, एसएससी टेस्ट 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, अगर आपको याद हो। अगला सवाल है, मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर यानी कि तापमान कितना होता है? ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रहेगा। तो चलिए, मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है? द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। सबसे अच्छी बात है, डिग्री सेल्सियस में पूछा गया है, इजी सा है। सबसे पहली बात करें फ़ारेनहाइट। जब आप घर में अपनी बॉडी का टेम्परेचर मापते हो तो वो आता है फ़ारेनहाइट में, जो सिंपल थर्मामीटर होता है। फ़ारेनहाइट में जो बॉडी का टेम्परेचर होता है नॉर्मल टेम्परेचर वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। डिग्री सेल्सियस अगर पूछ ले तो भाई वो 37 डिग्री टेम्परेचर होता है। केल्विन अगर पूछ ले तो 310 केल्विन होता है ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। ये क्या हो गया? फ़ारेनहाइट में हो गया, ये डिग्री सेल्सियस में हो गया, ये केल्विन में हो गया। टेम्परेचर की आपकी 3 इकाई होती है, तीनों का तीनों मैंने आपको बता दिया है। अगला सवाल है, गैर नृत्य राजस्थान के खालिस्तान समुदाय द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य राजस्थान के किस जनजाति द्वारा या फिर समुदाय द्वारा किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है? 4 समुदाय आपके पास है। ठीक है, जाट है, गोंड, गुज्जर और भील। तो जो गैर नृत्य है वो राजस्थान के भील समुदाय द्वारा किया जाता है। समझ गए? एसएससी CHSL 2024 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए, जो भील ट्राइब है, एक तरीके से भील समुदाय है, इनके द्वारा गैर नृत्य परफॉर्म किया जाता है। गावरी नृत्य है एक राजस्थान का, ये भी परफॉर्म किया जाता है। हाथी माना ये भी एक नृत्य है, ये भी भील जो समुदाय है, जनजाति है, ये भी हाथी माना
ये भी दोस्तों इन्हीं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, एक तो है कालबेलिया, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक है भावी, ठीक है, एक है संक्रिया, एक है पनियार और एक है दंडोनी, ठीक है, एक कौन सा है, दंडोनी। ये राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जो कि मैंने आपको बताए। अगला सवाल है, करागम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? करागम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं, लोक नृत्य का नाम है करागम। तो भाई करागम लोक नृत्य केवल और केवल तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है करागम। अब हरियाणा की बात करें तो भाई हरियाणा का लोक नृत्य है घूमर, क्योंकि ऑप्शन में हरियाणा है तो ये भी तो डाउट आपका क्लियर करना पड़ेगा। और तमिलनाडु का जो ये करागम लोक नृत्य है ना, ये स्पेशली देवी मारी अम्मान के सम्मान में, ठीक है, या फिर इनको ये समर्पित है। एक देवी है मारी अम्मान, इनको ये समर्पित है करागम लोक नृत्य। अब यहां पर हरियाणा ऑप्शन है, हरियाणा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कालबेलिया है। असम राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है बोगी। समझ गए, याद रहेंगी चीजें। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन यानी कि फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहां पर आयोजित कराया गया था? कहां पर आयोजित कराया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। कहां पर हुई थी? बॉम्बे के अंदर। कहां पर हुई थी? बॉम्बे के अंदर। उस टाइम पर एओ होम्स थे, ठीक है, व्योमेश बैनर्जी उस टाइम पर, व्योमेश बैनर्जी, चंद बैनर्जी उस टाइम पर अध्यक्ष थे, ठीक है। तो उसी टाइम पर 1885 में ही पहला अधिवेशन का आयोजन हुआ था। तो भाई बॉम्बे के अंदर अगर इसकी स्थापना हुई थी तो पहले सेशन का भी पहला जो अधिवेशन था, फर्स्ट सेशन था, यह भी दोस्तों बॉम्बे के अंदर ही आयोजित कराया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट है, यानी कि बॉम्बे के अंदर तेजपाल विश्वविद्यालय। कहां पर? तेजपाल विश्वविद्यालय के अंदर इसका आयोजन हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद बैनर्जी 1885 में। दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता के अंदर दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास यानी कि जो कि अब चेन्नई है इसके अंदर हुआ था, साथ ही बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। चौथा जो अधिवेशन हुआ था 1888 में हुआ था इलाहाबाद के अंदर, जिसको आप आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं। जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे। समझ गए? तो ये महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा यार, महत्वपूर्ण तो सारी हैं जितने भी क्वेश्चन में करा रहा हूं। अगला सवाल, एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? देखिए दोस्तों, ये आर एसोसिएटेड विद विच जियोग्राफिकल रीजन, किस जियोग्राफिकल रीजन से संबंधित है? देखिए दोस्तों, इस जनजाति कह सकते हैं हम फिर, या फिर इस कैटेगरी के जो लोग हैं, ये एक कैटेगरी है, ये किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? ये कहां पर रहते हैं? ये स्पेशली रहते हैं आर्कटिक क्षेत्र में। कहां पर? आर्कटिक रीजन में ये लोग पाए जाते हैं। देखिए, एस्किमोस आर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द आर्कटिक रीजन। दिस रीजन encompasses areas bordering the Arctic Circle including साइबेरिया के पास है, रसिया, नॉर्दर्न कनाडा और ग्रीनलैंड के आसपास मिलता है, ठीक है, बॉर्डर लाइन शेयर करता है। स्पेशली दे आर इंडिजिनस पीपल हु हैव ट्रेडिशनली इनहैबिटेटेड द नॉर्दर्न सर्कम पोलर रीजन फ्रॉम ईस्टर्न साइबेरिया टू अलास्का, कनाडा एंड ग्रीनलैंड। समझ गए? तो कहां पर पाए जाते हैं? शुष्क क्षेत्र यानी कि आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। आर्कटिक क्षेत्र के ये एक। अगला सवाल है, विश्व बैंक वर्गीकरण 2020-21 के अनुसार भारत खालिस्तान की श्रेणी में आता है। एसएससी सीएचएसएल 2021 में सवाल पूछा गया, यानी कि उस टाइम के करंट अफेयर के रूप में सवाल पूछा गया था। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत किस श्रेणी में आता है? यानी कि भारत की आय पूछी गई है, वो किस श्रेणी में आती है? या क्या कम आय वाला भारत एक देश है? कम आय वाला तो है नहीं। या फिर उच्च आय वाला देश है? उच्च आय वाला देश भी नहीं, उच्च मध्य आय वाला देश भी नहीं है। भारत विश्व बैंक के अनुसार निम्न मध्यम आय वाला देश है, यानी कि भारत की जो एवरेज इनकम है वो निम्न मध्यम आय
है, निम्न मध्यम आय वाला देश है भारत। समझ गए? वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है तो भाई वर्ल्ड बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी के अंदर है। वर्ल्ड बैंक, इसकी जो स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में हुई थी। इसके जो सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो भारत ओरिजिन के ही है, अंशुला कांत इसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। अगला सवाल है, झिंजियांग अक्षेत्र जो सोने की खदान ढहने के कारण खबरों में था, किस देश में स्थित है? यह सवाल एसएससी एमटीएस 2018 में पूछा गया था। ठीक है, झिंजियांग अक्षेत्र जो सोने की खदान ढहने के कारण खबरों में है, ये किस देश में स्थित है? ठीक है, यहां पर सोने और दोस्तों जो कोयले की खदानें पाई जाती है झिंजियांग क्षेत्र में, और ये जो झिंजियांग क्षेत्र है ये हमेशा, क्योंकि यहाँ पर माइनिंग चलती रहती है और यहाँ पर कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, इसलिए ज्यादातर न्यूज में रहता है। झिंजियांग जो क्षेत्र है, ये जो रीजन है जहां पर सोने की या फिर कोयले की खदानें पाई जाती हैं, ये चीन देश के अंदर है। कहां पर है? चीन देश के अंदर है। तो इस टाइम का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा, महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला सवाल, वह अपराध जिसके लिए पुलिस किसी व्यक्ति को न्यायालय की अनुमति के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? वो कौन सा अपराध है जिसके लिए पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के, यानी कि बिना न्यायालय की अनुमति के, बिना वारंटी उसे बोलेंगे, गिरफ्तार कर सकती है? तो 4 अपराध आपके सामने हैं, हिंदी और इंग्लिश में आपको बताना है। तो भाई क्या वो गैर संज्ञेय अपराध है या फिर संज्ञेय अपराध है, मतलब नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है, या फिर कोग्निजेबल ऑफेंस है, या फिर हिरासत अपराध है, या फिर क्रोश अपराध है? मैं आपको बता दूं क्रोश अपराध जैसा कोई अपराध नहीं होता है। समझ गए? अब इस सवाल का जो सही आंसर है वो है कोग्निजेबल ऑफेंस। संज्ञेय अपराध यानी कि कुछ बड़ा अपराध, जैसे कि मर्डर हो गया या फिर कोई बहुत बड़ी चोरी हो गई, ठीक है, या फिर बलात्कार, इस टाइप के जो अपराध आते हैं ये आपके कोग्निजेबल अपराध होते हैं। यानी कि इस अपराध, अगर इनमें से कोई भी अपराध कोई भी व्यक्ति कर देता है तो पुलिस उसको तुरंत गिरफ्तार कर लेगी। उसके लिए पुलिस को न्यायालय की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती, तुरंत गिरफ्तार कर लेगी बिना किसी वारंट के। तो ये होता है संज्ञेय अपराध। एक होते हैं गैर संज्ञेय अपराध। गैर संज्ञेय अपराध मतलब नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस, ये होते हैं जैसे कि कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया, किसी ने पब्लिक पैलेस में कोई गाली वाली दे दी, या फिर किसी भी देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया, तो ऐसे होते हैं नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस। इसके लिए पुलिस अचानक से गिरफ्तार नहीं कर सकती, इसके लिए पुलिस को वारंट की आवश्यकता होती है। समझ गए? तो कोग्निजेबल और नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, डिफरेंस समझ गए? अगला सवाल है, दक्कन में मराठों द्वारा एकत्रित किए गए भू राजस्व का 25% खालिस्तान कहा जाता है। देखिए दोस्तों, दक्कन तो आपको पता है मध्य दक्षिण क्षेत्र हुआ करता था, और मराठाओं के बारे में आप जानते हैं 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में ये सबसे शक्तिशाली शासक थे, यानी कि राज्य था। ठीक है, तो भाई दक्कन के जो मराठा थे उनके द्वारा एकत्रित किया गया भू राजस्व का 25%, भू राजस्व का 25% कर वगैरह जो भी होता था, क्या कहा जाता था? तो भाई 25% जो होता था उसको कहते थे ये चौथ। क्या कहते थे? चौथ। क्लियर है? ये चौथ जो होता था एक टाइप का बहुत ही न्यूनतम कर हुआ करता था, ना के बराबर एक कर हुआ करता था, जो कि मराठा जो शासक थे वो वसूलते थे। और किससे वसूलते थे? यानी कि भूमि का जो क्षेत्र मुगलों के अधीन आता था उनसे ये 25% का एक कर वसूलते थे, जो कि होता था चौथ, यानी कि चौथा हिस्सा, ऐसा हम कह सकते हैं। समझ गए? सरदेशमुखी 10% का एक कर होता था। सरदेशमुखी 10% का एक भू राजस्व कर होता था, जो कि सभी को देना जरूरी होता था। ठीक है, चाहे वो मुगलों के अधीन हो या फिर नहीं हो, सभी को देना होता था वो कर, ताकि जो मराठों की सैन्य शक्ति है उसको बढ़ाया जा सके। ये सभी के लिए जरूरी था सरदेशमुखी। क्लियर है? एक भोगा होता था, यह भी एक 25% कर जैसा होता था, यानी कि चौथ कर जैसा होता था, जो कि फसल का 25% पार्ट, फसल का 25% जो मुनाफा होता था वो देना पड़ता था
मराठाओं को, समझ गए। तो चौथ का मतलब होता था 25% भू राजस्व का। अगला सवाल है, इलियास खान का जन्म लखनऊ में संगीतकारों के एक परिवार में हुआ था। इलियास खान का जन्म लखनऊ में संगीतकारों के एक परिवार में हुआ था। वह खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध थे। वे किस लिए प्रसिद्ध थे, इनमें से वो क्या बजाते थे? तो भाई इलियास खान जो थे वो सितार बजाने के लिए प्रसिद्ध थे, जिनका जन्म 1924 में हुआ था। 1989 में इनका निधन हुआ था। एक गायक थे अब्दुल गनी खान, जिनके ये शिष्य थे। गायक अब्दुल गनी खान के शिष्य थे। पेपर में इस टाइप के सवाल भी पूछे गए हैं कि भाई इलियास खान किसके शिष्य थे? गायक अब्दुल गनी खान के शिष्य हुआ करते थे। एसएससी एमटीएस 2024 में ये सवाल पूछा जा चुका है। और लखनऊ की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो क्या है? कथक उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला सवाल है जो कि एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा जा चुका है। एसएससी सीएचएसएल 2020 में यह सवाल पूछा जा चुका है दोस्तों, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझिए। देखिए दोस्तों, भारत के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है। उनमें से कुछ बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा सरकार उन्हीं नेशनल पार्क को देती है जिनमें जो जीव जंतु होते हैं या फिर जानवर होते हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है ऑफिशियली सरकार के द्वारा। ठीक है, यानी कि ये एक प्रॉपर जाति या फिर ये एक जीव जंतु जो है, शेर है, भालू है, गैंडा है, चीता है, इसके संरक्षण की जिम्मेदारी अब फाइनली सरकार ले रही है, तो उसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दे देती है। ठीक है, तो भारत में टोटल कितने ऑफिशियली बायोस्फीयर रिजर्व हैं? ऐसे कितने नेशनल पार्क हैं जिनको ऑफिशियली बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्राप्त है? तो सही आंसर हो जाएगा 18। भारत के अंदर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जैसे कि क्या है? कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है, साथ ही सुंदरवन, कौन सा? सुंदरवन, साथ ही दोस्तों नीलगिरी आपको पता होगा तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु केरला के अंदर है नीलगिरी। ये हमारे बायोस्फीयर रिजर्व है। ऐसे और भी है बहुत सारे, टोटल 18 है भारत के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी 3 प्रमुख प्रकार की चट्टानों में से एक नहीं है? इन चारों में से निम्नलिखित में कौन सी 3 प्रमुख प्रकार की चट्टानों में से एक नहीं है? देखिए दोस्तों, जो चट्टानें होती है ना वो स्पेशली हमारे 3 प्रकार की होती है। सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से वो एक चट्टान का एक कौन सी चट्टान नहीं है? 3 तो प्रमुख चट्टानें हैं, चट्टानों के 3 प्रमुख रूप है, लेकिन उनमें से इन चारों में से वो कौन सी है जो कि एक चट्टान का रूप नहीं है, जो कि एक प्रमुख चट्टान नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुंबकीय चट्टान। चुंबकीय चट्टान जैसी कोई भी चट्टान नहीं होती, चुंबकीय चट्टान जैसी कोई भी चट्टान नहीं होती। एक होती है दोस्तों आपकी तलछट्टी चट्टान। ठीक है, तलछट्टी चट्टान कौन सी होती है? कोई भी मटेरियल है, रेत है, मिट्टी है, पत्थर है, या फिर जो जीवित जीव जंतु होते हैं उनके जो अवशेष इकट्ठा हो जाते हैं उनसे मिलकर जो चट्टानें बनती हैं उनको बोलते हैं तलछट्टी चट्टान। एक होती है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान क्या होती है? जो चट्टानें फिलहाल हैं उन चट्टानों के हैवी टेम्परेचर से या फिर प्रेशर से, उच्च तापमान से जो चट्टानें उनके आसपास बन जाती है उनको बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। एक होती है अग्नि चट्टान। अग्नि चट्टान कौन सी होती है? अग्नि चट्टान जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अग्नि चट्टान एक तो हो गई आपकी तलछट्टी चट्टान, एक हो गई आपकी रूपांतरित चट्टान, एक हो गई अग्नि चट्टान। अग्नि चट्टान जो होती है, जो चट्टानें हमारे फिलहाल हैं उनमें से जो लावा निकल रहा है वो लावा ठंडा होकर जब जम जाता है उनसे जो चट्टानें बनती है उनको बोलती है अग्नेय चट्टान। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अग्नि चट्टान। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सी 3 प्रमुख प्रकार की चट्टानों में से एक नहीं है? तो चुंबकीय चट्टानों में से ये एक प्रमुख प्रकार की चट्टान नहीं है। ठीक है, सही आंसर ये है आपका। क्लियर हो गया दोस्तों? अगला सवाल आपका क्या है?
अगला सवाल है, अशोक शिलालेख के अनुसार मगध साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इंद्रप्रस्थ नहीं था।